बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज हम बात करेंगे कि रिसर्च प्रपोज़ल कैसे डेवलप किया जाता है और रिसर्च प्रपोज़ल के स्टेप्स को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा कि रिसर्च प्रोसेस में क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व हैं। जैसा कि इस डायग्राम में दिखाया गया है कि ऑब्जर्वेशन, ब्रॉड एरिया ऑफ रिसर्च इंटरेस्ट आइडेंटिफाइड, कि आप एक एरिया, एक टॉपिक सेलेक्ट कर लेते हैं। अगर इंडस्ट्री में है तो इंडस्ट्री वाले अपना एक मसला आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि एब्सेंटीज़म है या सेल्स डिक्लाइन है या कोई और फैक्टर है, एम्प्लॉय टर्नओवर ज़्यादा है। और अगर आप एकेडमिक में हैं और आप बेसिक रिसर्च कर रहे हैं तो उसके फैक्टर्स भी आप देख सकते हैं कि किस एरिया में आपने रिसर्च करना है। उसके बाद प्रिलिमिनरी डेटा गैदरिंग है, इंटरव्यू करेंगे, लिटरेचर सर्वे करेंगे, सेकेंडरी डेटा कलेक्ट करेंगे, क्वेश्चनियर डेवलप करेंगे। किस टाइप का, देखो रिसर्च में सबसे पहले आप लोगों ने जब टॉपिक आइडेंटिफाई करने के बाद आपने अपने डेटा को आइडेंटिफाई करना है। जब तक आप डेटा आइडेंटिफाई नहीं करते आपके लिए आगे बढ़ना मुश्किल हो जाएगा। ये ना हो कि आप रिसर्च प्रपोजल बनाएं, सारी तैयारी कर लें, टॉपिक बड़ा अच्छा है, आइडिया बड़ा अच्छा है, गैप बेहतरीन डिफाइन किया आपने और पता चला कि जी डेटा अवेलेबल ही नहीं है। तो डेटा गैदरिंग को, उसको आप लोगों ने देखना है। टॉपिक आइडेंटिफाई करने के सबसे फौरन बाद ये देखना है कि आइदर ये डेटा अवेलेबल है या नहीं है। तो इसके बाद आप प्रॉब्लम डेफिनेशन में, रिसर्च प्रॉब्लम को डिज़ाइन करने में, डिफाइन करने में उस करेंगे। और प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन के बाद आपके पास थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क है और लिटरेचर रिव्यू है। लिटरेचर रिव्यू में थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क है और एम्पेरिकल लिटरेचर है। उसमें वेरिएबल्स को आइडेंटिफाई करना है, लेबल करना है। और लिटरेचर के सेक्शन में ही आपका बेसिकली चौथे स्टेप से जब आप पांचवें में जा रहे होते हैं तो लिटरेचर के साथ आप हाइपोथेसिस को डिजाइन करते हैं। लिटरेचर की बेस पे आप हाइपोथेसिस को डेवलप करते हैं। कहीं कहीं आपने देखा होगा कि लिटरेचर रिव्यू एंड हाइपोथेसिस डेवलपमेंट, कहीं थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क और फिर जनरेशन और डेवलपमेंट ऑफ हाइपोथेसिस। उसके बाद आप छठे स्टेप में फिर रिसर्च डिजाइन की बात करेंगे। और रिसर्च डिज़ाइन में आपका डेटा कलेक्शन है, आपके वेरिएबल को डिफाइन करना है और उसमें आप कौन कौन से मेथडोलॉजी यूज़ करेंगे। रिसर्च मेथडोलॉजी आपका क्या होगा, सैंपल आपका कितना होगा और आप कौन कौन से टेक्निक्स यूज़ करेंगे। उसके बाद जो सातवां स्टेप है वो है डेटा कलेक्शन का, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। और उसके बाद हाइपोथेसिस की जो उसके बारे में रिसर्च क्वेश्चन आंसर हुए हैं या नहीं हुए हैं, हाइपोथेसिस सस्टेंड हुए हैं या नहीं हुए हैं, एक्सेप्ट हुए हैं, रिजेक्ट हुए हैं। अगर तो आपका रिसर्च आपको लगता है कि कामयाब हो गया तो रिपोर्ट राइटिंग और फिर रिपोर्ट प्रेजेंटेशन या मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग, अगर आप इंडस्ट्री में हैं। अगर आप एकेडमिक्स में हैं तो आप फिर ज़ाहिर बात है कि पेपर राइटिंग और फिर सबमिशन टू ए जर्नल होगा। लेकिन अगर आप कहेंगे नो तो फिर आप दोबारा आके इन स्टेप्स से स्टार्ट लेके जिस जिस जगह पे आपको इशू लग रहा होगा तो वहां से दोबारा आप इस चीज को, इस प्रोसेस को रिपीट करेंगे। तो चलते हैं हम आगे, देखते हैं कि ब्रॉड प्रॉब्लम एरिया में हम किन किन चीज़ों को देखेंगे और आप लोगों को किन किन चीज़ों को नोट करना होगा कि प्रॉब्लम एरिया जब आप डिफाइन कर रहे होंगे। द ब्रॉड प्रॉब्लम एरिया रेफर टू द एंटायर सिचुएशन वेयर देयर इज ए पॉसिबल नीड फॉर रिसर्च एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। इंडस्ट्री की बात हो रही है। अगर आप अपने एकेडमिक्स में हैं और आप एमएस करना चाह रहे हैं, पीएचडी करना चाह रहे हैं या इवन रिसर्च पेपर लिखना चाह रहे हैं, तब भी आपको प्रॉब्लम डिफाइन करना होगा। और आपको प्रॉब्लम डिफाइनिंग करने में, अगर आप इंडस्ट्री में नहीं है, एकेडमिक में है, तो आप एक एरिया सेलेक्ट करेंगे बेसिकली कि इस एरिया में मैंने काम करना है। तो प्रॉब्लम तो हर जगह पे एग्जिस्ट करते हैं। जैसा कि अगर पहली वीडियो आपने नहीं देखी बेसिक वाली, तो उसमें आप देख रहे हैं एक अप्लाइड रिसर्च है और एक बेसिक रिसर्च है। अगर आप अप्लाइड इंडस्ट्री में हैं तो फिर तो ज़ाहिर बात है वो इस तरह का कोई प्रॉब्लम होगा। लेकिन अगर आप एकेडमिक में हैं तो आप एरिया सेलेक्ट कर लेंगे तो प्रॉब्लम एग्जिस्ट एवरीवेयर। तो इसमें प्रॉब्लम करंटली एग्जिस्टिंग इन द ऑर्गेनाइजेशनल सेटिंग दैट नीड टू बी सॉल्व्ड, जो प्रॉब्लम आपने सॉल्व करना है। एरिया दैट अ मैनेजर बिलीव्स नीड टू इम्प्रूव, या मैनेजर चाह रहा है कि इस एरिया में इम्प्रूवमेंट चाहिए, तो वो भी एक प्रॉब्लम होता है बेसिकली, जिसको वो दूर करना चाहता है। कंसेप्चुअल और थियोरेटिकल इशू दैट नीड टू बी रिसर्च्ड अंडर सर्टेन फिनोमिना, वही एकेडमिक इश्यूज की बात हो गई। तो इसमें हम बतौर एग्जांपल ये देखेंगे कि एक मैनेजर एक कंप्लेंट रिसीव करना है अपने सुपरवाइजरी मैनेजर से कि जो उसके स्टाफ है वो पंक्चुअल नहीं है, वो अटेंड नहीं कर रहे, वो उनके एब्सेंटीज ज़्यादा हैं।
अब ये जो उसको पता चला कि पंक्चुअलिटी रिलेटेड प्रॉब्लम एग्जिस्ट कर रहा है। अब पुअर पंक्चुअलिटी इज अ सिम्पटम, ये एक निशानी है, प्रॉब्लम नहीं है, ये एक आउटपुट है, प्रॉब्लम की वजह से ये इशू सामने आ रहा है। वेयर एज द ट्रू अंडरलाइंग प्रॉब्लम मे नॉट बी नोन, जिसको रिसर्च करके इन्वेस्टिगेशन के जरिए से उसको आइडेंटिफाई करना और उसको फिक्स करना इसकी रिक्वायरमेंट है, तो इसके लिए वो रिसर्च की तरफ जाएंगे। तो जैसे प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हो गया और आपने रिसर्च का डिसीजन लिया, तो आप प्रिलिमिनरी डेटा और इन्फॉर्मेशन गैदरिंग की बात करेंगे। ये आपको हेल्प करेगा कि आपके रिसर्च को, आप एरिया को नैरो डाउन करेगा। ब्रॉड प्रॉब्लम है उसको एक स्पेसिफिक एरिया में आप स्पेसिफिक लाइन आप चूज करेंगे कि इस पे रिसर्च करना है, इस पे डेटा मिलेगा, इस पे डेटा कलेक्ट करना है। और उसके बाद बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज द, आप अपने कंटेक्स्ट को डिफाइन करेंगे, कंटेक्चुअल फैक्टर को डिफाइन करेंगे। और जो प्रिवेलिंग नॉलेज है ऑन द टॉपिक, वो आपकी ज़ाहिर बात है कि रेलिवेंट फाइंडिंग फ्रॉम द प्रीवियस रिसर्च, ये आइडेंटिफाइड है, ये स्टडीड है, और इससे आगे आपने इन वेरिएबल्स में, इन एरिया में आपने रिसर्च करना है। और प्रॉब्लम स्टेटमेंट आपके इंट्रोड्यूस करेगा की प्रॉब्लम को, जिसको आपने अपने रिसर्च प्रोजेक्ट में, अपने रिसर्च पेपर में, अपने रिसर्च थीसिस में एड्रेस करना है। Problem could simply indicate an interest in an issue where finding the right answer might help to improve the existing situation। तो ज़ाहिर बात है वो प्रॉब्लम को, सिचुएशन को इम्प्रूव करेगा। इसके बाद आप ये चीज़ जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप किस टाइप का डाटा यूज़ कर रहे हैं। प्राइमरी डाटा यूज़ कर रहे हैं या सेकेंडरी डाटा यूज़ कर रहे हैं। प्राइमरी डाटा वो डाटा है जो आप फर्स्ट टाइम रिसर्चर कलेक्ट करता है। ये आप एम्प्लॉय से, उनके एम्प्लॉय से ये डाटा आप कलेक्ट करेंगे, उनके परसेप्शन के बारे में, उनके एटीट्यूड के बारे में, या आप किसी इवेंट को ऑब्जर्व करेंगे, या किसी लोगों को ऑब्जर्व करेंगे, या किसी ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करेंगे, या आप किसी क्वेश्चनियर के थ्रू इंडिविजुअल से ये डाटा कलेक्ट करेंगे। तो ये सारे टाइप्स प्राइमरी डाटा के हैं। और इसके साथ जो दूसरा टाइप है वो सेकेंडरी डाटा का है। स्टेटिस्टिकल बुलेटिन से कलेक्ट करेंगे, गवर्नमेंट के पब्लिकेशन से वो डाटा आप लोग कलेक्ट करेंगे, या इंफॉर्मेशन पब्लिश्ड ऑन अनपब्लिश्ड एंड अवेलेबल फ्रॉम आइदर विद इन और आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, वो अवेलेबल होगा। डेटा आपके प्रीवियस रिसर्च से आपके पास अवेलेबल होगा। ऑनलाइन डेटा बेसिस हैं, वेबसाइट्स हैं, इंटरनेट के थ्रू आप उन डेटा बेसिस है, पाकिस्तान के केस में कराची स्टॉक एक्सचेंज है, याहू फाइनेंस है, या आपके दूसरे ऑनलाइन डेटा हैं, और इंटरनेशनली डेटा स्ट्रीम जो सबसे बड़ा डेटाबेस है, वहाँ से आप डेटा कलेक्ट कर सकते हैं, या और बहुत सारे ऑनलाइन आपके पास रिसोर्सेज होते हैं जिनके थ्रू आप डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। तो ये डिसाइड करना होगा कि आप प्राइमरी डेटा यूज़ कर रहे हैं या सेकेंडरी डेटा यूज़ कर रहे हैं। तो लिटरेचर रिव्यू भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है उसका, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस टू आइडेंटिफाई द पब्लिश्ड एंड अनपब्लिश्ड वर्क फ्रॉम सेकेंडरी डेटा सोर्सेज ऑन द टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट। आप फाइंड आउट करेंगे कि क्या कुछ इसमें पब्लिश्ड है, क्या कुछ काम किया गया है। एवेल्युएशन ऑफ दिस वर्क एंड द डॉक्यूमेंटेशन ऑफ दिस वर्क, आप इसको एवेल्युएट करेंगे, इसको डॉक्यूमेंट करेंगे, क्योंकि इससे आगे आपने बनना है, बढ़ना है और रिसर्च करना है। हेल्प नॉट टू री इन्वेंट द व्हील अगेन, आप उसको देख के कुछ ऐसा करेंगे जो पहले नहीं हुआ हुआ। ये कोई बड़ा कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये नहीं कह सकते कि आप देखो यार इस टॉपिक पे तो रिसर्च हो चुका है, हम नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। उसी पे आप रिसर्च कर सकते हैं, लेकिन उसमें से आप गैप आइडेंटिफाई करेंगे। जो प्रीवियसली रिसर्च्ड एरियाज हैं उन्हीं में से आप रिसर्च सेलेक्ट करेंगे, लेकिन उस जैसा नहीं करेंगे, उससे डिफरेंट करेंगे। डिफरेंट तब ही कर सकते हैं जब आप उन रिसर्च एरियाज को आइडेंटिफाई करेंगे, उससे रिलेटेड मटेरियल निकालेंगे कि इस पे पेपर है, इस पे रिसर्च पेपर है, इस पे थीसिस है, इस पे थीसिस है, अच्छा इस कॉम्बिनेशन पे या इस इशू पे इस तरह की थीसिस नहीं है, तो आप उसमें लिख सकते हैं। हेल्प टू अवॉइड द वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज, कि आप बिल्कुल एग्जैक्टली वही काम बिल्कुल से दोबारा करेंगे तो जाहिर बात है ये वेस्टेज होगा। लेकिन मैं फिर कहता हूँ कि नो वर्क इज द रेपिटेशन ऑफ प्रीवियस वर्क। ऐसा नहीं है कि जिसने कोई रिसर्च किया तो उस रिसर्च में काफी सारे चेंजेस आ गए हैं, उस टॉपिक में, उस कंटेक्स्ट में, उस डेटा कलेक्शन में, उस क्वेश्चनियर में, उस सैंपल में, उस मेथडोलॉजी में, उस टाइम फ्रेम में, तो आपका रिसर्च डिफरेंट होता है। लेकिन फिर भी आप लिटरेचर की बेस पे अपने हाइपोथेसिस को डेवलप करेंगे, वेरिएबल को डेवलप करेंगे, थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क बनाएंगे, मेथडोलॉजी डेवलप करेंगे, तो ये सारी चीजें आप लोगों को देखनी होती हैं। A good literature ensures that important variables that are likely to influence the problem situation are not left out। ये नहीं कि आपने 3 वेरिएबल के बारे में डिसाइड किया और आपने लिटरेचर रिव्यू नहीं किया, बाद में आपने जब
अपने रिजल्ट्स को एक्सप्लेन कर रहे थे, आपको पता चल गया ओह कि एक ये कितना इंपॉर्टेंट वेरिएबल था और मैंने इंक्लूड नहीं किया, ये तो इस रिसर्चर ने इसको यूज किया, डिफरेंट वेरिएबल के साथ यूज किया, लेकिन आप भी इसको यूज कर सकते थे, क्योंकि आपको पता नहीं था इसलिए वो लेफ्ट आउट हो गया। तो इसलिए भी लिटरेचर को रिव्यू करें कि कोई वेरिएबल रह ना जाए। व्हाट वेरिएबल आर इंपॉर्टेंट टू कंसिडर, why they are considered important and how they should be investigated to solve the problem। तो इन सारे क्वेश्चन का आंसर आपको लिटरेचर से मिलेगा। लिटरेचर बहुत इंपॉर्टेंट है और आपने लिटरेचर पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है अपने रिसर्च को रीशेप करने में। तो अब हम प्रपोजल के स्टेप्स की तरफ जाएंगे। प्रपोजल बहुत इंपॉर्टेंट है और रिसर्च प्रपोजल इज मोर देन हाफ अ रिसर्च, इवन इट्स थीसिस और रिसर्च पेपर। तो आपका जो रिसर्च प्रपोजल, आपके हाफ से ज्यादा रिसर्च उसी में हो जाता है, और उसके बाद आपका डेटा कलेक्शन, एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन एंड कंक्लूजन, दैट्स इट। तो बिफोर एनी रिसर्च स्टडी इज अंडरटेकन देयर शुड बी एन एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टीज अबाउट, ये हम इंडस्ट्री के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं कि आप जिसका रिसर्च जिस इंडस्ट्री में करना चाह रहे हैं तो आपके एग्रीमेंट होना चाहिए। इवन आप सुपरवाइजर को ईमेल कर रहे हैं, पीएचडी के लिए प्रपोजल भेज रहे हैं, तो भी वो आपका एग्री होना जरूरी होता है। इवन आप एमएस का रिसर्च कर रहे हैं तो भी आपने डिसाइड करना होता है कि क्या क्या कौन कौन सी चीज़ों पे क्या प्रॉब्लम होगा, कौन सी मेथडोलॉजी होगी, कितना टाइम लगेगा, कौन से रिसोर्सेज रिक्वायर्ड होंगे। तो देयर शुड बी इंश्योर देयर आर नो मिसअंडरस्टैंडिंग। तो आपने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है, मेथडोलॉजी को आइडेंटिफाई करना है, ड्यूरेशन ऑफ द स्टडी को आइडेंटिफाई करना है, रिसोर्स रिक्वायर्ड फॉर द स्टडी आपने मेक श्योर करना है कि ये अवेलेबल होंगे, और आपने इंश्योर दैट देयर इज नो मिसअंडरस्टैंडिंग। तो आपने इन चीज़ों को मेक श्योर करना है। तो दिस इज accomplished through a research proposal. Researcher submits and get approved by the sponsor to proceed with the study। तो इसमें आप उसको तब प्रोसीड करेंगे जब आप एक दूसरे के दरमियान अंडरस्टैंडिंग होगी। द रिसर्च प्रपोजल कंटेन्स द फॉलोइंग, ये चीजें रिसर्च प्रपोजल में होनी चाहिए। द पर्पज ऑफ द स्टडी, विदाउट पर्पज वो कहेगा कि इस रिसर्च का पर्पज क्या है। तो पर्पज है, मोटिवेशन है, या रिसर्च गैप है, इस पे आप लोगों ने बहुत फोकस करना है। और द स्पेसिफिक प्रॉब्लम टू बी इन्वेस्टिगेटेड, कि किस एरिया में आप किस प्रॉब्लम को आंसर करने के लिए ये रिसर्च कर रहे हैं, और इस रिसर्च का स्कोप क्या है, और स्टडी की रेलिवेंस क्या है। जो लास्ट स्लाइड है वो इन चीज़ों को समअप कर रहा है। तो उससे पहले ये है कि रिसर्च डिज़ाइन ऑफरिंग डिटेल्स ऑन सैम्पलिंग डिज़ाइन आपका क्या होगा, डेटा कलेक्शन का मेथड क्या होगा, कौन से टूल्स के जरिए आप डेटा को एनालाइज करेंगे। तो सैम्पलिंग डिज़ाइन, डेटा कलेक्शन मेथड, प्राइमरी होगा, सेकेंडरी होगा, ऑनलाइन डेटा कलेक्ट करेंगे या ऑफलाइन डेटा कलेक्ट करेंगे, प्राइमरी डेटा कलेक्ट करेंगे या सेकेंडरी डेटा कलेक्ट करेंगे, और फिर डेटा एनालिसिस के लिए कौन कौन से टूल आप यूज़ करेंगे, उसकी रिलायबिलिटी और वैलिडिटी के लिए कौन कौन से टेस्ट करेंगे, और एनालिसिस के लिए हाइपोथेसिस टेस्टिंग के लिए कौन सा रिग्रेशन यूज़ करेंगे, किस तरह की मेथडोलॉजी होगी, किसको फॉलो करके ये काम करेंगे। टाइम फ्रेम ऑफ द स्टडी, आपको टाइम फ्रेम बताना होगा, और फिर सिलेक्टेड बायोग्राफी। इसको मैंने यहाँ पे सीक्वेंस से लिखा है कि रिसर्च प्रपोजल में ये पॉइंट होने चाहिए। आपके रिसर्च प्रपोजल में कंटेन्स इंट्रोडक्शन सेक्शन होना चाहिए, और उसके बाद इंट्रोडक्शन सेक्शन में आप इंट्रोडक्शन करेंगे, प्रॉब्लम स्टेटमेंट लिखेंगे, मोटिवेशन लिखेंगे, और फिर आप अपने रिसर्च प्रपोजल के स्टेप्स लिखेंगे कि ये चीज़ें इसमें सेकंड सेक्शन में क्या होगा, थर्ड में क्या होगा, फोर्थ में क्या होगा, इस तरतीब से। जो सेकंड पार्ट है वो है लिटरेचर रिव्यू एंड हाइपोथेसिस डेवलपमेंट, और अगर आपका कोई थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क है तो वो भी इसमें होगा। लिटरेचर रिव्यू में नॉर्मली कुछ लोग थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क और एम्पेरिकल लिटरेचर लिखते हैं, या आप इन दोनों को कंबाइन करके लिख सकते हैं, फिर थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क और फिर हाइपोथेसिस डेवलपमेंट भी इसमें आप लोग लिख सकते हैं। और उसके बाद फिर मेथडोलॉजी है, और मेथडोलॉजी में आप लोग जिस तरह हमने रिसर्च डिज़ाइन में डिस्कस किया उन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। फिर आखिर में आप टाइमलाइन चार्ट देंगे, गैंट चार्ट देंगे, और फिर टाइम फ्रेम देंगे उसमें, और आखिर में रेफरेंसेस और बिब्लियोग्राफी देंगे। तो दैट्स ऑल अबाउट फ्रॉम रिसर्च प्रपोजल। होपफुली आपको चीज़ों की समझ आ गई है, और अगर कोई इशू हो, कोई मसला हो, तो आप कमेंट कर सकते हैं। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, सो दैट कि आप यूज़फुल वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।